कुछ ऐसा था जो ना बताया हो? था कुछ ऐसा जो ना बताया हो? बताया हुआ था सब? पढ़, बैठ जा। इंटरफेर बैठ जा, मत बोल। इंटरफेरॉन जो है वो असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाते हैं। बात सही है? क्यों बचाते हैं? क्योंकि वो उन कोशिकाओं को टीआईपी, याद आ गया, इसलिए बचाते हैं। क्या इसलिए बचाते हैं क्योंकि वो विषाणु संक्रमित कोशिका से स्रावित होते हैं? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन वो उसका स्पष्टीकरण नहीं है। भिड़ो, कुछ समझ पाया क्या मैंने बोल दिया? तूने जो क्वेश्चन बोला था, इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन वाला क्वेश्चन पूछा था ना तूने, तो वो इसका सही स्पष्टीकरण तो क्या होगा? उसका स्पष्टीकरण सही ये होगा कि वो क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, वो जो है उसे टीआईपी, क्या ये शब्द पढ़ा था हमने, टीआईपी, वो आता तो होता। ग्राउंड फ्लोर बुक स्टोर से प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुकलेट ले लें। प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुकलेट जो है वो आपको बुक स्टोर से ले लेनी चाहिए आज जाते वक्त, ठीक है बच्चों? प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रयोगात्मक रसायन विज्ञान के सिद्धांतों की पुस्तिका। भाई हिंदी चाहिए ना तुम्हें, कि पुस्तिका कहां? धरातल पर। धरातल पर स्थित एक कक्ष नंबर 2, कक्ष संख्या 2 से प्राप्त कर लेवे। सही बात है ना? हाँ बोलो बच्चों। तो हमने ये पेपर में और पूछो, तुम तो पूछो, जल्दी पूछो, टाइम कम है, पढ़ना है आगे। यार है तेरे को डाउट? डाउट है? नहीं? फिर ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 110 तक के बीच में डाउट पूछो। 101 से 110, क्वेश्चन नंबर 101 से 110 के बीच में डाउट। क्या? हाँ सही है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा था मेरे को समझ में नहीं आया। 32 पढ़ा तो हमने, कॉपी में लिखा हुआ तेरे, पढ़, ब्लास्टोसिस निकाल। 32 को रख। क्वेश्चन नंबर 110 तक कोई डाउट नहीं है। 111 से 120, क्वेश्चन नंबर 111 से 120। नहीं, सब कुछ पढ़ा हुआ था। कोई है जिसके जूलॉजी में पूरे हैं? जूलॉजी में सारे सही? सारे? बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर कितनों के एक गलत है? एक गलत है, बढ़िया। एक ही गलत है, अच्छी बात है बेटा, बहुत। 121 से 130, 121 से 130 नंबर के बीच में कोई भी क्वेश्चन, शर्माओ मत, पूछ लो, नहीं डांटूंगा। 126, देखते हैं बच्चे। मैंने बताया था बच्चे कि एक फीमेल प्लेयर है, उसका मैच होने वाला है, बोला था क्लास में, और उसका टूर्नामेंट होने वाला है, और वो अगर डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से कहती है कि मैं ये जो पीरियड्स आने वाले हैं अगर इनको थोड़ा आगे शिफ्ट कर दें तो मैं अपना टूर्नामेंट कंप्लीट कर लूं और मैं कंफर्टेबल खेल पाऊं, परफॉर्मेंस दे पाऊं अपनी। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आपको बाहर से प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन खा लेना चाहिए। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन, तो यहां पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दिया है क्या? नहीं दिया है, तो क्या जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। कुछ नहीं बोला मैंने, है ना? एस्ट्रोजन, आप बोलो ना, अगर आप
एंडोमेट्रियम को बचाना है। आप तो बाहर से एलएच देखकर उसकी कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रख रहे हो। अरे उसके मासिक चक्र के अंदर चेंज नहीं करना है। अगर आपने एलएच दे दिया तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन स्रावित करती रहेगी। अरे आप उसको केवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दीजिए ना बाहर से, उसके एंडोमेट्रियम बनी रहे, जिस दिन बंद करो टूट जाए। समझ गए इस बात को? आप एलएच देकर तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रख रहे हैं। अब बाहर से एलएच दे दिया जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, तो क्यों दे रहे हैं वो आप? इतना इतना लॉन्ग प्रोसीजर में क्यों जा रहे हैं? सीधा प्रोजेस्टेरोन दीजिए ना। समझ गए इस बात को? यस। 130 तक कोई क्वेश्चन? 130 तक कोई क्वेश्चन? 130 से 140, 139। देखते हैं बच्चे क्या है, क्या हो गया इसको, क्या हुआ? आईयूआई के लिए पूछ रहे हो? हाँ कोई बात नहीं, आईयूआई एआई ही है, आईयूआई एआई ही है, इसलिए एआई और आईयूआई के लिए एक जैसी बात कही जाएगी। आपको यहां पर प्रॉब्लम ये होगी सर इसमें योनि तो गलत होना चाहिए, है ना, गर्भाशय सही होना चाहिए, दोनों सही माना जाएगा। क्योंकि क्या आईयूआई अंता गर्भाशय वीर्य सेचन एक कृत्रिम वीर्य सेचन नहीं है? कृत्रिम ही तो है बच्चों, अंत गर्भाशय वीर्य सेचन में भी तो कृत्रिम वीर्य सेचन ही किया जा रहा है, तो ये बात सही मानी जाएगी क्योंकि ये एआई का ही भाग है। हाँ तभी तो बोल रहा हूं एआई का ही भाग है, इसलिए इसको यही माना जाएगा। एआई मानते हुए आगे से ध्यान रखें, आंसर करना है ना? यस। और बोले 140 तक कोई भी क्वेश्चन? 141 से 150 बच्चे डाउट नहीं है कोई भी? सारे हो गए? पोलर बॉडी वाला हो गया? किसी बच्चे को पोलर बॉडी कितनी 92 वाला आ गया सबको समझ में? किसे नहीं आया सही सही ईमानदारी से? 92 कैसे निकला? आया तुम्हें? आ गया 92? नहीं आया? आ गया? इधर सभी बच्चों को आ गया? बहुत अच्छी बात है। 51 वर्ष वाली महिला का एक केस जो था वो भी आ गया। रजोनिवृत्ति 51 वर्ष पे, उसमें ये लक्षण आए, बताया ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम, एफएसएच ज्यादा। तो इन लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए उसको बाहर से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो, है ना बच्चे? अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ? सिली मिस्टेक हो गया। एक और पीछे कौन से बच्चे का एक गलत हुआ? कौन सा गलत हो गया बच्चे? हाँ 12वें सप्ताह तक ही सुरक्षित है ना बच्चे, 15 दिन पढ़ लिया, ये भी सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है। और इधर इधर कोई था जिसका एक ही गलत हुआ? हाँ हाँ, वो फेज 1 2 3, हाँ वो तुमने 1 2 3 को ऊपर उल्टे सीधी सीक्वेंस लिखी हुई थी, है ना? 1 से 5 में फेज 3 लिखा हुआ था या 2 लिखा था, जो भी लिखा था। एक और था जिसमें सुरक्षा की प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति, तो पहले में लिखा था द्वितीय पंक्ति, दूसरे में लिखा था तृतीय पंक्ति, तीसरे में लिखा था प्रथम पंक्ति। ऐसे ही कंफ्यूज कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन तो इजी था। तो जो पहले से इजी था ना पेपर, पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को? 144 क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा है क्या? जो इतना लेट पूछ रहा है। बता, चिकित्सीय सगर्भता समापन, पूर्ण अवधि या प्रेरित गर्भपात से पहले गर्भावस्था को समाप्त करना है। हाँ सही है ना? है एनसीईआरटी की लाइन है बड़ो, तो एनसीईआरटी की गलत है लाइन। हाँ हाँ, और आगे क्या लिखा है? हाँ तो सही तो बात है। मैं पूर्ण अवधि या प्रेरित, या लिखा है, या पूर्ण अवधि बोलते हैं, या प्रेरित गर्भपात से पहले गर्भावस्था को तो प्रेरित करने से पहले, या तो आप इसको पूर्ण अवधि ऐसे मत पढ़ो, प्रेरित गर्भपात या वाले प्रेरित गर्भपात को अलग पढ़ो, फिर आगे लाइन पहले वाले के अनुसार पढ़ो। समझ गए इस बात को? तो हो गया, बाकी बस यही था। और कोई बच्चे? नहीं? किसमें?
हाँ हाँ पढ़ लिया मैंने, बोल तो। हाँ नहीं समझ रहा तू बात को। पूर्ण अवधि या प्रेरित गर्भपात, या प्रेरित गर्भपात जो है वो एक नई अलग लाइन है। या का मतलब क्या होता है? पूर्ण अवधि से पहले, या इसको ऐसे बोलते प्रेरित गर्भपात। नहीं समझ रहा? पूर्ण अवधि से पहले पढ़ ले, या फिर अगर प्रेरित गर्भपात और फिर भी कंफ्यूज हो गया अगर तू वहां पर, तो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ी तूने? ये एक डिसएडवांटेज रहेगा हमेशा, कि आंसर फिर वो उसके अनुसार माना जाएगा, इंग्लिश के अनुसार। इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा बेड़ू, फिर आंसर उसके अनुसार माना जाएगा। संविधान से लड़ना होगा तुझे, देख ले तो तू एमटीपी से लड़ ले, ज्यादा सही है। ठीक है। और बोलो बच्चे। मानव जनन का कोई क्वेश्चन हो, जनन स्वास्थ्य का कोई क्वेश्चन हो, पूछो बच्चों। नहीं है? तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ लिया था हमने, बताइए बच्चों। क्या लास्ट क्लास में आपको जो मैंने लिखवा दिया, ये थोड़ा सा लिखवाना भी था शायद, है ना? चलो, ये मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र ये भी आ गया था बच्चों, है ना? ये जाते जाते बता गया था। ठीक है। लिखिए हुए एक लाइन, प्रदा प्रक्रिया के दौरान प्रदा प्रक्रिया के दौरान प्रदा प्रक्रिया के दौरान सूजन, लालपन, रेडनेस, चोटग्रस्त भाग का गर्म महसूस होना, हीट। समझते हुए लिख रहे हैं बच्चों? बताया था आपको, डायग्राम बनाया था, डायग्राम भी आया था ना। हीट, दर्द, पीड़ा, तथा चोटग्रस्त भाग का कार्य ना कर पाना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। एक लाइन और लिखे, नेक्स्ट लाइन। किसी कीट के काटने या किसी कीट के काटने या कोई इंजरी, इंजरी को क्या बोलेंगे? चोट लगने, दुर्घटना में चोट लगने, है ना? दुर्घटना में चोट लगने या चोट लगने, ठीक है। चोट लगने की अवस्था में योजी उत्तक की मास्ट कोशिका तथा रक्त की बेसोफिल, कौन कौन बच्चों? योजी उत्तक की मास्ट कोशिका तथा रक्त की बेसोफिल से रक्त की बेसोफिल से हिस्टामीन, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, हिस्टामीन ही रहेगा, हिस्टामीन, ठीक है,
ब्रैकेट में लिखिएगा वाहिनी प्रसारक, वेजोडाइलेटर, वाहिनी प्रसारक तथा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तथा सेरोटोनिन, ब्रैकेट में वाहिनी संकुचक, वाहिनी संकुचक स्रावित किए जाते हैं, ब्रैकेट क्लोज, वाहिनी संकुचक करके स्रावित किए जाते हैं जो प्रदा प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो प्रदा प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा, मास्ट कोशिका तथा बेसोफिल से, मास्ट कोशिका तथा बेसोफिल से रक्त प्रतिस्कंदक हीपेरिन भी स्रावित किया जाता है। सुना आपने? से रक्त प्रतिस्कंदक हीपेरिन भी स्रावित किया जाता है। ये लिखवाया नहीं था ना बच्चे पहले? रक्त प्रतिस्कंदक हीपेरिन मास्ट कोशिका तथा बेसोफिल से रक्त प्रतिस्कंदक हिपेरिन, लिखा है बच्चों, इंग्लिश में भी लिख लिया, हिपेरिन भी स्रावित किया जाता है। हिपेरिन जो रक्त का थक्का बनने देता है या नहीं देता? नहीं देता। रक्त प्रतिस्कंदक है ना बच्चों। तो बच्चों सुन लीजिएगा ये बात। बच्चों मैंने आपको शायद बता तो दिया था, ये बात लिखवाई नहीं थी। बच्चों जब भी चोट लगती है, ठीक है, चाहे वो यहां से ऐसे कट जाए या मधुमक्खी काट जाए, बता के गया था ना जाते वक्त, जैसे ही मधुमक्खी काटेगी यहाँ लाल हो जाएगा, यहाँ सूजन आ जाएगी, यहाँ गर्म फील होगा, यहाँ पर पेन होगा और यहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन होगा, ये काम नहीं कर पाएगा ये भाग। तो इन सब जगह हो क्या रहा है बच्चों, जैसी चोट लगती है वैसी चोटग्रस्त उत्तकों की मास्ट कोशिका, मतलब योजी उत्तक की मास्ट कोशिका तथा रक्त की बेसोफिल से हिस्टामिन और सेरोटोनिन आते हैं। उनमें से हिस्टामिन एक वाहिनी प्रसारक है और सेरोटोनिन वाहिनी संकुचक है। लेकिन वाहिनी प्रसारक कैसे काम करेगा सुनना बच्चों। हिस्टामिन जब काम, ये दोनों ही प्रदा प्रक्रिया में काम करते हैं, लेकिन जब जैसे यहां पर मधुमक्खी ने काट लिया तो उस अवस्था के अंदर यहां से हिस्टामिन आएगा, और जब कहां से, मास्ट कोशिका से और बेसोफिल से जो हिस्टामिन आएगा वो रक्त वाहिका को प्रसारित कर देगा। डायग्राम देख रहे हैं आप? क्वेश्चन ही आ चुका है बच्चों, आपने कर ही लिया है क्वेश्चन। और जब वाहिनी फैल जाएगी तो वहां पर रक्त ज्यादा आएगा, तो आरबीसी भी ज्यादा आएगी, तो वो भाग थोड़ा ज्यादा लाल हो जाएगा। आरबीसी ज्यादा आएगी तो उपापचय क्रिया भी तेज हो जाएगी, तो बताओ वहां पर गर्म फील होगा। सही बात है, आरबीसी वहां ज्यादा आएगी और क्षतिगत ऊतकों से, आपको पता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन, नहीं लिखवाया था? प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण क्या होगा? दर्द होगा, और वो उत्तक अगर क्षतिग्रस्त हुए तो उस भाग को काम करने में तो समस्या होने ही वाली है। लेकिन वहां पर आरबीसी के साथ साथ और कौन ज्यादा पहुंचेंगी? कौन बचो? डब्ल्यूबीसी। और वो डब्ल्यूबीसी भक्षक कोशिका जो ज्यादा पहुंचेंगी वो क्या करेंगी? सबसे पहले आसंजन, बोलो बच्चों, स्टेप लिखे हैं आपने? सबसे पहले आसंजन करेगी। वो डब्ल्यूबीसी किसकी दीवार से चिपक जाएगी? केशिका की दीवार से चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद वो बाहर निकलेगी। बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या डायपेडेसिस क्या होता है? लिखा है आपने? लिखा नहीं होगा, अभी लिखवा दूंगा डायपेडेसिस। और डायपेडेसिस करके बाहर आ जाएंगी, और वही आके बाहर भर जाएंगी, वही क्या है? सूजन। क्या है बच्चों? सूजन कहलाएगी। और उसके बाद बाहर आकर वो भक्षण क्रिया करेगी। आप जानते हैं रसायनुचलन और भक्षण। आगे की क्रिया तो आप जानते हैं ना बच्चों, हमने पूरी भक्षण की क्रिया विधि पढ़ी है। तो ये हिस्टामिन करवा रहा है। कौन करवा रहा है बच्चों? हिस्टामिन। तो नीचे एक बात हेडिंग लिखिएगा, डायपेडेसिस। अभी जो आपने लिखा है उसके आगे डायपेडेसिस लिख दीजिए। समझा तो दिया था उस दिन, बाहर निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस। आज लिखवा भी देते हैं। डायपेडेसिस
लिखिएगा, भक्षक कोशिकाओं का रक्त वाहिकाओं की दीवार से बाहर निकलकर भक्षक कोशिकाओं का रक्त वाहिकाओं की दीवार से बाहर निकलकर उत्तकों में भर जाना ठीक है, डायपेडेसिस कहलाता है, जिससे उस भाग में सूजन या स्वेलिंग या अडेमा, ये शब्द भी याद रखना बच्चों, सूजन को अडेमा भी कहते हैं, स्वेलिंग या अडेमा आ जाती है। सूजन के लिए एक शब्द और क्या है बच्चे? अडेमा। स्वेलिंग तो जानते हो ना, या अडेमा आ जाती है। हो गया बच्चे? ठीक है, तो सूजन को आ जाती है, बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, चलिए, तो ये डायपेडेसिस का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा बताओ, वाहिनी संकुचन कौन करवाता है, हिस्टामिन या सेरोटोनिन? अब बताओ, सेरोटोनिन वाहिनी संकुचक करवाने से क्या होगा? कैसी रक्त वाहिका, उल्टा कर दीजिए, आपने डायग्राम बनाया है बच्चों, अगर एक पाइप ऐसा है, अगर हिस्टामिन आएगा तो उसको ऐसा कर देगा, देखा आपने डायग्राम में, हमने डायग्राम बनाया था, अगर एक पाइप ऐसा है लेकिन सेरोटोनिन आएगा तो उसको कैसा कर देगा? सकरा। और अगर वो सकरा हो जाएगा तो बताओ ब्लड ज्यादा निकलेगा या कम? कम। तो ये रक्त की हानि को रोकेगा। तो बच्चों, अत्यधिक रक्तस्राव की प्रावस्था में, जैसे किसी का हाथ कट गया, अगर यहां से हाथ कट गया तो खून ज्यादा निकल रहा है, तो बताओ उस अवस्था में ब्लीडिंग को बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। तो बताओ पाइप को फैला दूं या सकरा कर दूं? कौन करे? सेरोटोनिन। लिखिएगा, अत्यधिक रक्तस्राव की प्रावस्था में, सेरोटोनिन वाहिनी संकुचन करके सेरोटोनिन वाहिनी संकुचन करके रक्त की हानि को कम करता है। रक्त की हानि को कम करता है। ये लीजिए बच्चों, इन्नेट इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म। अब हम शुरू करते हैं, हेडिंग लिखते हैं बच्चों हमारा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट टेस्ट आपका 11 तारीख को होने वाला है बच्चों, और लगभग 1 महीना बाकी है। ठीक है, और लगभग 1 महीना बाकी है, तो मैं आपको बता दूं, आपका जोलॉजी खत्म हो जाएगा, 12th क्लास की जोलॉजी खत्म हो जाएगी आपकी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड इवोल्यूशन। ठीक है, 7-8 लेक्चर का एक टॉपिक है इवोल्यूशन, और मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक भी अब 7-8 लेक्चर का ही बचा है, तो मेरे ख्याल से 13-14 लेक्चर तो आएंगे ही ना अभी, या नहीं आएंगे? तो समझ गए आप? ठीक है, कि आपको अगले टेस्ट जो है उसमें आपकी 12th क्लास का जोलॉजी खत्म हो रहा है। ठीक है, हाँ, 12th क्लास की जोलॉजी आपकी नेक्स्ट टेस्ट में खत्म हो जाएगी, जिसमें, और आपको पता है, बैक पोर्शन में मानव स्वास्थ्य, मानव जनन व जनन स्वास्थ्य आएगा, और करंट पोर्शन में मानव स्वास्थ्य व उद्विकास आएगा। इसका मतलब नेक्स्ट टेस्ट में पूरी जोलॉजी 12th की एक साथ आने वाली है। ठीक है ना बच्चों? तो 12th क्लास का पूरा जोलॉजी आपको नेक्स्ट टेस्ट में मिल जाएगा।
हो सकता है कि थोड़ा बहुत रह जाए तो रह भी जाए, लेकिन 99% तो पोर्शन 90% तो पोर्शन कवर हो ही जाएगा। ठीक है, वैसे तो आएंगे ना अभी तो क्लास 8 12, ठीक है, एक वीक में 4 क्लास आती है ना। हाँ तो ठीक है, आराम से, मेरे ख्याल से आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यस। सुनिएगा, आइए हम शुरुआत करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा। अरे लिख, उपार्जित प्रतिरक्षा क्यों नहीं लिख रहा है? तू तो बोलता है इंग्लिश पढ़ने में नहीं आती, हिंदी लिख नहीं रहा है। लिख, इंग्लिश ही रहा है, बोल रहा है हिंदी इंग्लिश पढ़ने में नहीं आती है, लिख तो उपार्जित। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, क्या हम पहले भी कुछ पॉइंट्स की बात कर चुके हैं? बताइएगा बच्चों जल्दी से। सबसे पहले, क्या उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म से होती है या जन्म के पश्चात प्राप्त की जाती है? जन्म के पश्चात प्राप्त की जाती है। बताइए, इसमें स्मृति का गुण होता है या नहीं होता? होता है। तीसरा बताइए कि ये जो प्रतिरक्षा है ये पादपों जंतुओं में मिलती है, केवल जंतुओं में? केवल जंतुओं में, उनमें भी उच्च जंतुओं में। और बात कर लेते हैं बच्चों, ये वो प्रतिरक्षा है जो रोग कारक के लिए अविशिष्ट या विशिष्ट? विशिष्ट। ठीक है, पैथोजन के लिए, रोग कारक के लिए विशिष्ट होती है, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है। हर एक रोग कारक के लिए एक अलग एंटीबॉडी बनाकर ये प्रतिरक्षा कार्य करती है, और साथ के साथ इसमें विविधता पाई जाती है। अब आप पादप विविधता पढ़ी रहे सर से, लेकिन इसमें भी विविधता का गुण पाया जाता है। विविधता का गुण का मतलब यह है कि ये जो है कई रोग कारकों के लिए एक साथ प्रतिक्रिया दे सकती है। सुनना बच्चों, मतलब अगर एक व्यक्ति के अंदर 5 तरह के, एक व्यक्ति में एक बैक्टीरिया भी है, वायरस भी चला गया, प्रोटोजोआ भी चला गया, कोई अन्य बैक्टीरिया भी चला गया, कोई कवक भी चला गया, तो 5 प्रकार के रोग कारक के लिए ऐसे नहीं है कि पहले प्रतिरक्षा तंत्र बोले चलो बाकी 4 को बाद में देखेंगे, मैं तो पहले बैक्टीरिया को मारूंगा, बैक्टीरिया को मारने के बाद बोले कि नहीं अब वायरस को मारूंगा। नहीं, 5 को एक साथ याद रखना बच्चों। तो हमने ये बात कहेंगे कि ये जो प्रतिरक्षा है वो कई रोग कारकों के लिए प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती है। इसको बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं बच्चों? विविधता। विविधता का अर्थ है एबल टू गिव रेस्पॉन्स अगेंस्ट वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। कई प्रकार के रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती है, इसीलिए इसमें विविधता का गुण है। विविधता के गुण का मतलब समझ गए? ठीक है, तो रोग कारक विशिष्ट है और साथ के साथ विविधता भी है कि ये एक साथ कई रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया दे सकती है, और सबके विरुद्ध प्रतिक्रिया एक अलग प्रकार की होगी, मतलब विशिष्ट होगी। ठीक है, और साथ के साथ भेदभाव, अपना है या पराया है, ये भेदभाव जो है ये भी उपार्जित प्रतिरक्षा का गुण है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो अपने और पराये में भेद करने की क्षमता रखती है। हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी बनाता है, आपको पता है इस प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी बनने वाली है, मुख्यतः प्रतिरक्षी बनने वाली है। लेकिन एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी हमारी खुद की कोशिका के विरुद्ध बनती है या बाहरी कोशिकाओं के विरुद्ध? बाहरी किसी रोग कारक के विरुद्ध बनती है। तो अपने या पराये में भेद होगा तभी तो ऐसा कर पाएंगे। तो अपने और पराये में भेद की क्षमता रखती है कौन सी प्रतिरक्षा? उपार्जित प्रतिरक्षा। समझ गए इस बात को? तो ये मैंने 5 गुण कहे आपको। चलिए लिखिए। फर्स्ट लिखो बेटा, ठीक है, लिखे उपार्जित प्रतिरक्षा के गुण। उपार्जित प्रतिरक्षा के गुण। फर्स्ट, इसे जन्म के पश्चात प्राप्त किया जाता है। इसे सामान्यतः बात चल रही बच्चों, ये है ना, सामान्यतः जन्म के पश्चात प्राप्त किया जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाए कि किसी के अंदर ऐसा हो गया कि एक बच्चा मां के पेट में है और उसके अंदर एक बैक्टीरिया चला गया, तो ये जन्म से पहले ही बन सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी खुद की है, मतलब ये है ना, उसने खुद ने उपार्जित किए, उसने माता से प्राप्त नहीं किए। कभी आप बोलेंगे सर IgA एंटीबॉडी हमें कोलोस्ट्रम से मिली, IgG हमें अपराध से क्रॉस करके आई माता से, तो क्या वो हमारी सहज प्रतिरक्षा या उपार्जित? उपार्जित है, वो आपने प्राप्त की है, चाहे माता से प्राप्त की हो। समझ रहे इस बात को? ठीक है, या फिर आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने बनाई हो, बाद में बनाई हो जन्म के पश्चात। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो एक्वायर्ड का मतलब समझ गए ना बच्चों, जो प्राप्त किया गया, उपार्जित किया गया है। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी। सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखे, यह रोग कारक के लिए विशिष्ट होती है।
रोग कारक के लिए विशिष्ट होती है। थर्ड, इसमें स्मृति का गुण पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्टार लगा लीजिएगा इस पे। स्मृति का गुण पाया जाता है। ये स्टार इसलिए लगवा रहा हूं बोले कि सर ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, पता ही है हमें। और ये बात यह है कि कई बार ऐसा आ जाता है, निम्न में से कौन उपार्जित प्रतिरक्षा का मुख्य गुण है, और एक से ज्यादा ऑप्शन आ सकते हैं। आप बोलेंगे कि अरे सर जन्म के पश्चात भी दे रखा है ऑप्शन में, स्मृति भी दे रखा है, तो फिर ज्यादा सही क्या आएगा? स्मृति मुख्य गुण के अनुसार इसको माना जाता है। ठीक है, यस, स्मृति का गुण पाया जाता है। फोर्थ लिखें, यह उच्च जंतुओं में पाई जाती है। यह उच्च जंतुओं में पाई जाती है। उच्च जंतुओं में पाई जाती है। नेक्स्ट लिखें, विविधता, सीधा लिखते हैं विविधता, अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा एक समय में कई रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती है। विविधता का अर्थ यह है, समझ गया? अर्थात उपार्जित प्रतिरक्षा एक समय में कई रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती है। एक समय में कई रोग कारकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती है। ठीक है, एक और लिखें, यह प्रतिरक्षा स्व तथा पर में भेद की क्षमता रखती है। अपना या पराया तो अजीब लगेगा ना, स्व व पर बोले बच्चों, स्व तथा पर में भेद की क्षमता रखती है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। यह प्रतिरक्षा स्व तथा पर में भेद की क्षमता रखती है। समझिए इस बात को, स्व व पर में भेद कर सकती है, अंतर कर सकती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। सही बात है बच्चे? पक्का? ग्रीन वाले उसमें ठीक है, यस यस। तो ये बात हो जाती है, और यहां तक की बात अगर हो जाती है तो अब हम इस बात को अच्छे से समझते हैं बच्चों। सुनिएगा, अब एक रोग कारक शरीर में प्रवेश कर रहा है तो प्रतिक्रिया किस प्रकार से दी जाएगी, बहुत ध्यान से सुनना। और इसके लिए हम सहायता लेते हैं 3 आर की। आर आर आर, सही बात है ना बच्चों? समझे क्या बच्चों? आर आर और आर। आर 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 का मतलब क्या है? मूवी वाला मत बता देना बच्चों, ठीक है? आर आर और आर का मतलब है, यहां पर सबसे पहला आर है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। सबसे पहला आर होता है रिकॉग्निशन के लिए। सबसे पहले कोई भी रोग कारक शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होगा, और सबसे पहले वो पहचानेगा, सबसे पहले पहचान करेगा, क्योंकि उसमें भेद का गुण है, उसमें भेदभाव करने की क्षमता है। तो सबसे पहले कोई भी रोग कारक शरीर में प्रवेश करेगा तो उपार्जित प्रतिरक्षा करेगा कि अपना है या पराया है, पहले से था हमारे शरीर में या बाहर से आया है। और इस भेद के अनुसार वो पहचान करेगा, रिकॉग्निशन करेगा। और जब वो रिकॉग्निशन कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो उसके बाद जब पता चल जाएगा कि अरे ये तो पराया है, ये तो विषाणु है, ये तो जीवाणु है, ये तो रोगाणु है, ये तो कवक है, ये तो प्रोटोजोआ है, ऐसा अगर कुछ इसने पता कर लिया तो उस अवस्था में दिया जाएगा उसके विरुद्ध रेस्पॉन्स। क्या दिया जाएगा? रेस्पॉन्स, मतलब उसके विरुद्ध दी जाएगी प्रतिक्रिया। और जब ये प्रतिक्रिया दी जाएगी, पहचान के बाद प्रतिक्रिया दी जाएगी या पहले प्रतिक्रिया दी जाएगी? पहचान के बाद।
रोग कारक शरीर में आया, उसे पहचाना जाएगा, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दी जाएगी और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनाई जाएगी एंटीबॉडीज। क्या बनाई जाएगी बच्चों? अब ये इन्नेट का भाग नहीं है बच्चों, सहज प्रतिरक्षा खत्म हो गई, शारीरिक रोध हो गए, कार्यकीय रोध हो गए, ठीक है, कोशिकीय रोध भी हो गए और साइटोकाइन रोध भी पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया इंटरफेरॉन, ठीक है, पढ़ लिया ना बच्चों, वो सब हो गए। अब हम उपार्जित प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं, तो उपार्जित प्रतिरक्षा में तो आपको पता है एंटीबॉडी बनाई जाती है मुख्यतः। क्या बनाई जाती है? तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा बच्चों? भक्षण होगा या एंटीबॉडी बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। आप उपार्जित प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं जिसमें एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, तो वो भी चल रही है, वो भी चल रही है, ये भी चल रही है, सहज प्रतिरक्षा अपनी तरफ से लगी रही है। सही बात है ना बच्चों? तो वो आपका इम्यून सिस्टम में ये अलग लड़ रहा है, वो अलग लड़ने का काम कर रहा है, दोनों कर रहे हैं एक साथ काम। सही बात है बच्चों? ऐसा नहीं होता कि पहले सहज हार जाती है तो ये शुरू करती है, नहीं, दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। इस टाइम में कोई रोग कारक आया तो भक्षक कोशिका लगी हुई है उसका भक्षण करने में, इतने में ये कोशिका बोलती है चलो हम भी एंटीबॉडी बनाते हैं, तो हम सब मिलकर उस रोग कारक को मारते हैं। समझ गए इस बात को? तो ऐसा हो जाएगा तो सबसे पहले पहचान की जाएगी, फिर उसके विरुद्ध क्या दी जाएगी बच्चे? प्रतिक्रिया, और उस प्रतिक्रिया को याद रखा जाएगा। तीसरा आर फॉर रिमेंबर। क्या है बच्चों? और रिमेंबर का मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चे? रिमेंबर का मतलब उसकी होनी चाहिए स्मृति, उसे याद रखा जाएगा, उसकी याददाश्त रखी जाएगी कि पहले बार रोग कारक जब आया था तो उसको पहचाना गया, उसके विरुद्ध किसने पहचाना, कैसे पहचाना, और पहचानने के बाद उसके विरुद्ध कौन सी एंटीबॉडी बनाई गई, और एंटीबॉडी बनाकर उसको किस प्रकार से उसको मार दिया गया। इन सब की मेमोरी हमारी स्मृति कोशिकाओं में सुरक्षित कर ली जाती है, संग्रहित कर ली जाती है। और वो स्मृति कोशिकाएं बी कोशिका के पास भी है, टी के पास भी है। जो बी के पास है वो बी मेमोरी सेल, जो टी के पास है वो टी मेमोरी सेल कहलाती है। तो बी तथा टी स्मृति कोशिका, बी स्मृति कोशिका तथा टी स्मृति कोशिका, इस सब की क्या करती है बच्चों? मेमोरी को स्टोर करती है। तो इसे स्टोर करने वाली सेल को बी एंड टी मेमोरी सेल कहा जाता है। तो क्या आपको आर आर और आर क्लियर है? पहला आर फॉर रिकॉग्निशन, सेकेंड, थर्ड, हिंदी में बोलो, पहचान, प्रतिक्रिया, स्मृति। इंग्लिश में आर 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 इजी है, एक बार फिर से बोलो, रिकॉग्निशन, आर 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 तो कोई भी बोल देगा, ठीक है, तो एक बार फिर से बोलो, रिकॉग्निशन, रेस्पॉन्स, रिमेंबर। इस बात को अगर समझते हुए हम अब अच्छे से बात कर सकते हैं किस बारे में? सुनना बच्चों, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं और इस ग्राफ के अंदर हम इस बात को समझते हैं, ये है एंटीबॉडी की सांद्रता तथा समय के मध्य का ग्राफ। इसके बीच में ग्राफ बनाया जाए तो देखना बच्चों, अगर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोग कारक का शरीर में प्रथम बार प्रवेश, सुन रहे हो बच्चों? एक रोग कारक शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में एक रोग कारक पहली बार प्रवेश कर रहा है, ऐसा रोग कारक उसके शरीर में पहले कभी नहीं आया था। इस प्रकार का रोग कारक उसके शरीर में पहली बार प्रवेश कर रहा है। तो जैसे ही उस व्यक्ति के शरीर में कोई रोग कारक प्रवेश करेगा तो अभी अभी आपको बताया सबसे पहले क्या होगा? रिकॉग्निशन। क्या होगा बच्चों? सबसे पहले उसे पहचाना जाएगा कि अपना है या, और जब पहचाना जाएगा तो भैया पहचानने में तो समय लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। पहली बार जब भी कोई रोग कारक शरीर में आया तो मेरे शरीर को उसकी आदत है या नहीं है? मेरे शरीर ने तो पहली बार, मेरे प्रतिरक्षा तंत्र ने बोला कि भैया ये कौन अजीब सा लग रहा है, ठीक है, ऐसा तो हमने पहले कभी शरीर में देखा नहीं, ये तो पहली बार ही कोई ऐसा आया है, तो उसको पहचानने में समय लग रहा है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसे पहचानने में कि अपना है या पराया है, इसमें पहचानने में समय लगा रहा है। इसीलिए सबसे पहले पहचान की जाती है, उसके बाद प्रतिक्रिया दी जाती है। तो अगर पहली बार कोई रोग कारक प्रवेश कर रहा है, पहली बार कोई रोग कारक प्रवेश कर रहा है, तो उस अवस्था में यहां पर वो प्रवेश किया और यहां से लेकर यहां तक उसको पहचानने में समय लग रहा है। अभी कोई प्रतिक्रिया आ रही है या नहीं आ रही है? ये लाइन फ्लैट है, इसका मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, ये पहचानने में समय लग रहा है, और इस पॉइंट पर प्रतिक्रिया आएगी और ये देखिए प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एंटीबॉडी बना दी गई
और ये प्रतिक्रिया दे दी गई। ये जो प्रतिरक्षा ये आई जो प्रतिक्रिया, इसको बोलते हैं PIR। क्या बोलते हैं बच्चों? PIR का मतलब होता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो सबसे जैसे ही रोग कारक आया, तो बताओ रोग कारक के आते ही अनुक्रिया आ जाती है कुछ समय के पश्चात। और ये जो समय लगता है, ये जो समय लगता है, इसे कहा जाता है लैग फेज। कौन सा फेज बच्चों? क्या आपने कभी ग्राफ के अंदर, जनसंख्या के ग्राफ में लैग, लॉग और एक्सपोनेंशियल पढ़ा है? उसी प्रकार से यहां पर भी सबसे पहले रोग कारक के आते ही प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, रोग कारक के आने के बाद उसको पहले पहचाना जाएगा और पहचानने के बाद प्रतिक्रिया दी जाएगी। इसको बोला जाता है लैग फेज। क्या बोलते हैं बच्चे? और एक लैग फेज के बाद एक समय लगा, ये समय पहचान का है, ये समय किसका है बच्चे? और उसके बाद ये प्रतिक्रिया दी गई, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन गई? एंटीबॉडी। ये लीजिए, हमने माना कि एंटीबॉडी की सहायता की, ये लाइन है ना बच्चों, तो इतनी एंटीबॉडी बन गई, संख्या छोड़ो, इतनी एंटीबॉडी बनी है। समझ गए इस बात को? अगर इतनी एंटीबॉडी बन रही है तो उसने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, एंटीबॉडी बनाकर प्रतिक्रिया दी। दिस इज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ये कहलाती है प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। कोई डाउट है किसी को? और ये जो प्रतिक्रिया दी गई है, इसकी स्मृति कहां पर सुरक्षित कर ली गई है? स्मृति कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? वैसे तो स्मृति कोशिका WBC ही है। स्मृति कोशिका एक प्रकार की बी तथा टी लिम्फोसाइट का ही प्रकार है, वो एक प्रकार की WBC ही है बच्चों। लेकिन इस बात को याद रखें कि ये जो हमारी PIR जो होता है, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो है, जिसको स्मृति कोशिका जो है इस अनुक्रिया की मेमोरी को सेव कर लेती है, इसकी स्मृति को संग्रहित करती है। इन कोशिकाओं का, इन स्मृति कोशिकाओं का जीवन काल कई साल होता है, क्योंकि आपको पता है सामान्यतः WBC का जीवन काल लगभग 24 घंटे होता है। अधिकांश WBC 24 घंटे में मर जाती हैं। कुछ WBC ऐसी होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह तक जिंदा रहती हैं, लेकिन अधिकांश WBC 24 घंटे के अंदर ही मर जाती हैं। लेकिन क्या ये WBC अगर 24 घंटे में मर जाए तो इस स्मृति गुण का कोई फायदा होगा कि ये कोशिका थी, अरे हाँ, क्या पहली बार में क्या प्रतिरक्षा दी और पहली बार में प्रतिरक्षा दी, कौन सी एंटीबॉडी बनाई थी, वो कोशिका रहे और वो मेरे शरीर के अंदर ऐसी प्रतिक्रिया अनुक्रिया आए और उसको संग्रहित करने वाली कोशिका 5 दिन में मर जाए, 10 दिन में मर जाए, 20 दिन में मर जाए, 1 महीने में मर जाए। तो 1 महीने के बाद तो वो रोग कारक फिर से प्रवेश करेगा, तो मेरी बॉडी बोलेगी मैं नहीं जानती, फिर से तो वापस से पहचानने में समय लगाओ। इसीलिए स्मृति कोशिकाओं का जीवन काल कुछ दिन नहीं, कुछ वीक नहीं, कुछ महीने नहीं, कई साल होता है। क्या होता है बच्चों? कई साल। तो स्मृति कोशिकाओं का जीवन काल ज्यादा या बहुत ज्यादा? होना भी चाहिए बच्चों। सही बात है ना बच्चों? यस। अब लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट पर अगर हमने बात कर ली कि एक समय के पश्चात अगर समान प्रकार के रोग कारक का पुनः प्रवेश अगर प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया देने के पश्चात, एक समय के पश्चात, 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसी प्रकार का रोग कारक फिर से शरीर में प्रवेश कर गया, जैसे पहले शरीर में प्रवेश कर गया था एक विषाणु और एक सामान्य जुकाम का विषाणु प्रवेश किया, पहचानने में समय लगा, अनुक्रिया दी, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया जिसमें इतनी एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। और इस प्रतिरक्षा अनुक्रिया की वजह से उसके विरुद्ध अनुक्रिया दे दी गई और उसको मार दिया गया। समझ गए इस बात को? या उसको हमने बोल दिया निष्क्रिय कर दिया। अब उसके बाद भविष्य में 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर वापस से वही सामान्य जुकाम का विषाणु मेरे शरीर में प्रवेश करता है, तो बताइए अब मेरा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? अब मेरा प्रतिरक्षा तंत्र कहेगा कि अरे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मैं स्मृति कोशिका हूं, मुझे पता है कि पहले भी इस प्रकार का एक रोग कारक आया था जिसके लिए हमने इस प्रकार की एंटीबॉडी बनाई थी, इसलिए पहचानने का समय हटाइए और सीधा प्रतिक्रिया दीजिए। तो बताइए जब रोग कारक उसी प्रकार का वापस से शरीर में प्रवेश करता है, तो बताइए अब की बार जो अनुक्रिया दी जाएगी वो पहले की तुलना में धीमी होगी या तीव्र होगी? तीव्र होगी, क्योंकि पहचानने का समय खत्म। बोल दिया जाएगा पहचानने में समय लगाना है या नहीं लगाना। और अब जो दिया जाएगा वो कहलाएगा PIR या SIR। ये होगी द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। कौन सी अनुक्रिया बच्चे? और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया पहले की तुलना में अधिक तीव्रता की होगी। इसका मतलब यहां पर एंटीबॉडी की मात्रा
देख भी सकते हैं। पीक पीक देख लीजिए, ऊपर पीक जा रहा है, इसका पीक यहां पर है, इसका पीक यहां पर है, इसका मतलब ज्यादा एंटीबॉडी बनती है या कम? तो द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में एंटीबॉडी की सांद्रता ज्यादा होती है या कम? ज्यादा होती है। और साथ के साथ याद रखिएगा कि द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया के दौरान लैग फेज आता है या नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि आपकी स्मृति कोशिकाएं जानती कि इस प्रकार का रोग कारक तो पहले भी आया है, और अपनी पहली मुठभेड़ की स्मृति के आधार पर, है ना बच्चे, पहली मुठभेड़, ये पहली मुठभेड़ थी ना, पहली मुठभेड़ की, पहले एनकाउंटर की, क्या बच्चों, अगर हम बात करें स्मृति के आधार पर प्रतिरक्षा तंत्र पहले से अधिक तीव्रता का देता है द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। क्या ये बात सबको समझ में आई है? अगर इस अवस्था में इस व्यक्ति के शरीर में एक नया रोग कारक प्रवेश कर जाए तो आएगा PIR, SIR या TIR? क्या आएगा? नहीं आएगा बच्चों, PIR। नया रोग कारक प्रवेश कर गया। अगर नया रोग कारक प्रवेश कर गया तो ये वाली अनुक्रिया से काम चलेगा? वो तो नया है, फिर से वापस पहचानो, फिर उसकी PIR दो। समझ गए ना बच्चों? अगर उसी प्रकार का रोग कारक फिर देगा तो फिर क्या आएगा? TIR, टर्शरी इम्यून रेस्पॉन्स, तृतीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। हाँ, हो गई तुलनात्मक रूप से। समझ गए इस बात को? तो क्या ये आपको समझ में आया कि PIR की तुलना में SIR कैसा होता है? वीक या स्ट्रॉन्ग? PIR की तुलना में SIR वीक या स्ट्रॉन्ग? धीमा या फास्ट? और साथ के साथ आप जानते हैं एंटीबॉडी ज्यादा बनती है या कम? यहां एंटीबॉडी ज्यादा मतलब इसको बोलते हैं उच्च तीव्रता। इसको क्या बोलते हैं? और इस प्रकार के SIR के लिए एक शब्द अगर आपने इंग्लिश में कभी पढ़ा हो तो उसको बोलते हैं एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती है। एक बार पढ़ना, पूर्ववर्ती। काय की वीरती, वीरता को प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं, हिंदी में कुछ और था, दिख रही है तो लिखा ही नहीं। पूर्ववर्ती है, हाँ वृत्ति है ये ना। इसे पूर्ववर्तीय प्रक्रिया कहते हैं। वैसे तो देखो, ज्यादा अच्छा शब्द ये इंग्लिश वाला ही है, इंग्लिश से कुछ मतलब निकलता है। एक्चुअली एक शब्द होता है एमनेशिया, और एमनेशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस समझते हैं बच्चों? अगर किसी की याददाश्त चली जाए तो उसके लिए शब्द आता है एमनेशिया। क्या शब्द आता है बच्चों? यहां पर है एमनेशिया या एनएमनेशिया। देखो क्या लिखा है, एन एमनेस्टिक। एमनेस्टिक का मतलब एमनेशिया। एमनेस्टिक शब्द किससे बना है? और एमनेशिया का मतलब क्या होता है? लेकिन यहां पर एमनेशिया लिखा है या एनएमनेशिया, मतलब मेमोरी लॉस नहीं होता। तो जिसमें मेमोरी लॉस नहीं होता उसमें मेमोरी रहती है। मेमोरी मतलब स्मृति। तो ये स्मृति रखने वाला सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या कहलाता है? एन एमनेस्टिक, पूर्ववर्तीय प्रतिक्रिया। क्या कहलाती है? पूर्ववर्तीय प्रतिक्रिया कहलाती है। क्या कह रहे हो? जीरो से मतलब यहां से? हाँ, ये तो प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया आ गई तो 6 महीने बाद तक भी वही रहेगा क्या? नहीं, वो तो तुलनात्मक रूप से बताया गया, जीरो से कर दे, नीचे से और शुरू कर दे। वो तो ऐसे भाई, मैं अगर इसको बिल्कुल यहां से शुरू करता तो समझाने के लिए जगह नहीं दिखती ना, इसलिए हमने ऐसे किया। नहीं नहीं, एंटीबॉडी जो है वो काम कर ली। अगर मेरे शरीर के अंदर एक विषाणु आ गया, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन गई, तो वो विषाणु चला गया तब भी क्या एंटीबॉडी पड़ी रहेगी शरीर में? तो जने पता ही चले कि शरीर के अंदर इतने सारे, इतने टाइम में रोग कारक आते रहते हैं, जाते रहते हैं, एंटीबॉडी बनती रहे, पड़ी रहे, पता रहे एंटीबॉडी भरी पड़ी है ब्लड में। समय के साथ धीरे धीरे कम होती है, एक साथ कम नहीं होती। एंटीबॉडी का जीवन काल कितना होता है ये हमको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी का जीवन काल जो है वो हम निकालना है तो हम इनकी अर्धायु से निकालते हैं। अर्धायु जानते हो, है ना, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की निकालते हैं। तो क्या ये बात बड़ी सिंपल सी जो मैंने आपको समझाई समझ में आई? तो ये बिल्कुल वैसे ही है। कैसे है अभी बताते हैं, नोट कर लो।
तो ये RRR और आपको इस ग्राफ के अनुसार PIR और SIR भी बताया। ठीक है, तो भाई ये वैसी ही बात है कि अगर, अरे नोट करो जल्दी से, क्या कर रहे हो, समझाने दे रहे। लैग फेज, LAG, एनएमनेस्टिक रेस्पॉन्स, अभी लिखवा भी दूंगा मैं। हाँ, तो यही बात कहा जा रही है अभी आपको कि पहले जब रोग कारक प्रवेश करता है तो कौन सी अनुक्रिया दी जाती है, PIR, और बाद में कौन सी दी जाती है बच्चों। अगर उसी प्रकार का रोग कारक भविष्य में फिर से प्रवेश करता है तो प्रथम मुठभेड़ की स्मृति के आधार पर प्रतिरक्षा तंत्र क्या देता है, SIR, क्या देता है। तो SIR मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहली मुठभेड़ की स्मृति को संग्रहित रखता है, उसके लिए हमारे पास स्मृति कोशिकाएं पाई जाती है जिनका जीवन काल कुछ महीने नहीं कई साल होता है। ये बताया बच्चे आपको। अब इस बात से पूरा मतलब ये निकल रहा है, जैसे अगर मेरी इस क्लास में किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, अब किसी से लड़ाई हो जाए तो कोई ना कोई अगर बोले कि सर आओ लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो लड़ाई करने के केस में अगर वो कोई पर्सन यहां पर लड़ने आ गया, ठीक है, मुझसे लड़ने के लिए आ गया, जैसे ये, ठीक है, ठीक है, तो जैसे ये जो है, क्या नाम है, अभिषेक जो है जावा, जावा मैन, इसका नाम किसने रखा है। अच्छा, जावा मैन, क्यों, मैं पढ़ाऊंगा जावा मैन कौन था, है ना, चिंता मत करना, मुझे सारी क्वालिटी पता है, मुझे नहीं दिख रही तेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी, याद रखना, ठीक है। तो सुनना, तो अगर इससे अभिषेक से मेरी लड़ाई हो गई, ठीक है, और अभिषेक और यहां पर आ गया लड़ने के लिए, तो क्या होगा, सबसे पहले अभिषेक से मैं पहले तो लड़ा नहीं हूं, मैं प्रतिरक्षा तंत्र हूं और ये रोग कारक है मान लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं इससे पहले कभी लड़ा हूं नहीं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो हम जो है वो एक दूसरे को, पहली बार मुठभेड़ होने वाली है हमारी, तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे, ठीक है, पहचानने में, ठीक है, तो जो है वो आपने देखा ना, दो लोग लड़ते हैं तो एक दूसरे को पहचानने में सबसे पहले एक दूसरे के सामने ऐसे, ठीक है, वो इधर चला जाएगा, फिर इधर घूम के 2-4 मिनट तक एक दूसरे को ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है, कौन आएगा लड़ने के लिए पहले, ये पहचान है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं कि सोच रहा हूं कि मुझे कैसे हराना है इसको, ठीक है, ये सोच रहा है कि सर को कैसे पीटना है, ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि इसको जो है वो 2 मिनट में फ्री करें जल्दी से पीट पिटा के, ठीक है, काम बहुत है मेरे पास, ठीक है, तो उस अवस्था के अंदर आप समझ ही होंगे इससे कि ये हारने वाला ही है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस अवस्था के अंदर थोड़ा पहचानने में समय लगा पहले, लेकिन पहली बार ये आया था तो रोग कारक से लड़ने में पहले थोड़ा समय लगा और उसके बाद मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी, बड़ा कमजोर सा है, ठीक है, तो मुझे ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ी, 2-4 ही चोट लगी ढंग की, ठीक है, और हो गया इसका काम, सही बात है। तो उस अवस्था के अंदर क्या होगा, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो मैंने बड़ी कमजोर सी प्रतिक्रिया दी क्योंकि कमजोर सा ही था, सही बात है, तो कमजोर से रोग कारक के लिए कमजोर सी प्रतिक्रिया दी मैंने और उससे इसका काम हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, जाते जाते इसने बोला कि तेरे को तो बाद में देखता हूं, बोलने में क्या जाता है, सही बात है, वो जो भी पिट के जाता है वो हमेशा पिटते जाते जाते यही बोलता है, ठीक है, तेरे को तो बाद में बताता हूँ, मैंने भी वही बोल दिया जो मैं बोल सकता हूँ कि तू जहां बोले तब बुला देना, है ना, बुला लेना, तेरी मर्जी हो वहां पर, ठीक है, तो मैं तो तैयार ही हूं, मैं तो अभी पीट चुका हूं इसको, ठीक है, लेकिन ये जो है वो एक समय के पश्चात 5-6 महीने पश्चात ये अच्छे से जो है वो जिम विम गया, 2-4 जगह जिम ने भी गया, ठीक है, ठीक है,
तो जिमन करके और जिम करके दोनों करके ये आया। 6 महीने बाद आया। 6 महीने बाद इसने फिर से मेरे को कहा कि आओ लड़ते हैं अब। ठीक है, अब दूसरे टाइम में मेरे पास और बहुत कम टाइम है। ठीक है, इसलिए अब मैं ये वाला खेल भी नहीं खेलने वाला इसके साथ। इसलिए अब मैं दूसरे टाइम में कोई प्रतिक्रिया में समय नहीं लगाऊंगा, कोई पहचान का समय लगाऊंगा। मुझे पता है मैंने इसको पहले भी पीटा था, मैंने इसको कैसे पीटा था, इसके कहां चोट देनी है कि 2 मिनट में काम हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए, पहले की तुलना में दूसरी प्रतिक्रिया वो बहुत ज्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, पहले की तुलना में। अब पहले मैं इसको बोल दिया था दूसरी बार आना मत, नहीं तो बहुत बुरा पीटेगा तू अब की बार। अभी तो मैं तेरे को थोड़ा बहुत पीट कर ही छोड़ रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये फिर भी आ गया तो अब की बार ये बहुत बुरा पीटेगा। ठीक है, और याद रखना पहले की तुलना में मेरी प्रतिक्रिया अब और ज्यादा तीव्र होगी और बिना किसी पहचान के होगी, और ये दूसरी बार भी पिट कर ही जाएगा। ठीक है, ये तीसरी बार आएगा तो मेरे को क्या आदत होती जा रही है, मेरे को क्या आदत होती जा रही है कि मैं जो है ये मेरी प्रैक्टिस करवा रहा है, ये मेरी प्रैक्टिस करवा रहा है। ठीक है, तो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना वो तैयार हो रहा है एक तरह से। ऐसे ही कोई रोग कारक जब मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र पहली बार उससे लड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो रोग कारक फिर से शरीर में आ रहा है तो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र उससे पहले लड़ चुका है, तो दूसरी बार लड़ने में मेरे प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा। आपने ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तीसरे एग्जांपल से समझाता हूं, वो है टीका। टीके के सिद्धांत में भी यही किया जा रहा है बच्चों। टीके के सिद्धांत में आप सभी ने देखा होगा, आप सबको मैक्सिमम बच्चों को कोविड का टीका लगा। सही बात है ना बच्चों, कोरोना वायरस को आपके शरीर में मृत अवस्था में या अक्रिय अवस्था में डाल दिया गया। ठीक है, कमजोर अवस्था में या मृत अवस्था में कोरोना वायरस को आपके शरीर में डाल दिया गया, चाहे वो कोवैक्सीन में के द्वारा दिया गया या कोविशील्ड द्वारा, है ना। एक वायरस को, विषाणु को, कोरोना वायरस को ही हमारे शरीर में मृत अवस्था में डाल दिया, तो वायरस को ही हमारे शरीर में मृत अवस्था में डाल दिया या अक्रिय वीक अवस्था में डाल दिया, कमजोर अवस्था में। तो जैसे कमजोर अवस्था में मेरे शरीर के अंदर एक कोरोना वायरस आया, मेरे प्रतिरक्षा तंत्र ने कहा कि अरे रोग कारक आ गया है, अपना है या पराया है, अरे पराया है, ये तो एक विषाणु है, मैं तो इसे मारूंगा। लेकिन क्या ही मारूंगा, पहले से बड़ा कमजोर था या फिर मरा हुआ था। तो इस अवस्था में मेरा प्रतिरक्षा तंत्र ने क्या दिया उसके विरुद्ध, PIR। और बताओ मेरा प्रतिरक्षा तंत्र जीतेगा या हारेगा? जीतेगा ही, क्योंकि आपने प्रवेश ही ऐसा करवाया जानबूझकर। कौन सा? ठीक है, मरा हुआ या बहुत कमजोर, तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र तो जीतना है। ये तो कंफर्म है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने इस मुठभेड़ की, चाहे वो मुठभेड़ ना के बराबर रही हो, क्योंकि पहले से ही मरा हुआ सही आया था, लेकिन फिर भी मेरे प्रतिरक्षा तंत्र ने जो लड़ाई की, उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया दी, उसकी स्मृति मेरी शरीर की स्मृति कोशिकाओं में संग्रहित हो गई है। और अब आपको पता है ना ऐसा होने से क्या हो गया है, ताकि भविष्य में सही में अगर कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश कर जाए तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बोलेगा अरे इससे तो मैं पहले भी लड़ा हूं, ये तो पहले भी आया था, चाहे वो जानबूझ के प्रवेश करवाया था। ठीक है, और पहले भी लड़ चुका हूं, तो उस अवस्था में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र देगा PIR या SIR, जो पहले की तुलना में कैसा होगा, स्ट्रांग। तो अगर आया है दूसरी बार स्ट्रांग बन के, तो हम भी तैयार है देने के लिए कैसी प्रतिक्रिया, स्ट्रांग प्रतिक्रिया। क्या अब आप समझ पाए टीके क्यों लगवाए गए? टीके के सिद्धांत से हमने ये किया कि टीके द्वारा हमने हमारे शरीर में उस रोग कारक के विरुद्ध स्मृति जो है मुठभेड़ करके उसकी स्मृति संग्रहित कर ली है, ताकि सही में वो रोग कारक भविष्य में फिर से प्रवेश करे तो उस अवस्था में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या दे सके, उसके विरुद्ध द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया दे सके जो उच्च तीव्रता की हो। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, और अधिकांश वैक्सीन आपको पता है आपको आज की उम्र में लगे हैं या बचपन में? बचपन में बच्चों। तो उस समय हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तैयार हो रहा था, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उस टाइम प्रिपेयर हो रहा था, तो उस टाइम उसको ट्रेनिंग जब चल रही थी उसको तैयार किया जा रहा था, उसी समय में उसमें ये ऐसे परिवर्तन कर दिए जाए, उसी टाइम में सिखा दिया जाए। आपको आज कितनी सारी चीजें, अगर मैं बोलता हूं आज आपको स्विमिंग करना सीखना हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एक 5, 6, 7 साल के बच्चे को स्विमिंग करना सिखाइए, बड़ा जल्दी सीख जाएगा। सही बात है ना बच्चों? ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे अगर जैसे कार चलाने की बात कर लेते हैं, बाइक चलाने की बात कर लेते हैं, वो भी ये 20-25 साल तक की एज तक में सीखना सबसे आसान है। उसके बाद बुढ़ापे के अंदर कोई कार चलाना सीख के उसको कार चलाना नहीं आएगा, घबराने लग जाएगा वो। समझ इस बात को? तो उसी प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र भी जब तैयार हो रहा है हमारा, जब स्टार्टिंग के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र धीरे 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 तैयार हो रहा था, मैच्योर हो रहा था, परिपक्व हो रहा था, उस दौरान ही उसको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ये ले विषाणु लड़, ठीक है, ये ले एक और रोगाणु लड़, इससे तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है,
और भविष्य के लिए वो तैयार होता जाएगा। हाँ, लेकिन इस बात को याद रखें बच्चों, विषाणु जो होते हैं, आप बोलेंगे सर फिर तो ये एक चीज बताओ आप हमें, सामान्य जुकाम आप बोलते हैं, सामान्य जुकाम का विषाणु हमारे अंदर प्रवेश किया और सामान्य जुकाम का विषाणु प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने ये प्रतिक्रिया दे दी, तो उसके बाद 6 महीने बाद फिर से मेरे शरीर के अंदर सामान्य जुकाम का प्रवेश करता है, तो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र ऐसा ही यार देता है। हाँ देता है, तो वैसे फिर ये बार बार सामान्य जुकाम हो क्यों रहा है? होना ही नहीं चाहिए। तो बच्चों इसलिए होता है क्योंकि विषाणु में उत्परिवर्तन की दर बहुत तेज होती है। आपने अभी कोविड में देख लिया होगा, आपने पढ़ा कि कोरोना वायरस आया, फिर आपने बोला अरे इसका डेल्टा वेरिएंट आया, फिर आपने देखा इसका ओमिक्रॉन आया ना बच्चों, अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये नाम सुने थे आपने? तो ये जो अलग अलग नाम सुने क्या है बच्चों? ये इसके उत्परिवर्तित भाग है बच्चों। ये बार बार म्यूटेशन कर लेता है और बार बार उत्परिवर्तन कर लेता है। तो भाई पहली बार जब आया था मेरा प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचान गया कि ये वाला रोग कारक है और इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन अब वो म्यूटेशन करके आ गया, तो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र बोल रहा है यार ये मिलता जुलता सा है लेकिन वो नहीं है, तो उसके लिए फिर बोले फिर से पहचानने में समय लग रहा है और अब वापस से SIR आएगा, PIR आएगा। तो इसीलिए ये विषाणु के लिए जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, विषाणु जो है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को पागल बनाता रहता है। हमारा विषाणु जो है वो बोलता है मैं उत्परिवर्तन करके आया हूं, मैं अपना रूप बदल कर आया हूं, तो वो रूप बदल कर आता रहता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उसको नहीं पहचान पाता और हर बार एक नए रोग कारक की तरह ही उसको जो है वो बार बार पहचान करके PIR देता है। समझ पाए इस बात को? इसीलिए तो HIV, कोई आपसे पूछे एड्स का आज तक टीका क्यों नहीं बना, तो आपसे कोई पूछे कि एड्स या HIV का आज तक टीका क्यों नहीं बनाया, हमने वैक्सीन क्यों नहीं बना दी एड्स का आज तक, तो आप बोलेंगे क्योंकि HIV में उत्परिवर्तन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और HIV तो चलिए फिर भी ऐसा हो गया कि जो सभी व्यक्तियों में नहीं हो रहा, लेकिन सामान्य जुकाम तो सभी व्यक्तियों को होता है ना। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको सामान्य जुकाम नहीं होता? सबको ही होता है। सही बात है, कुछ को ज्यादा होता है कुछ को कम होता है, लेकिन ये खांसी जुकाम ये वाली समस्या इस मौसम में तो सबको ही रहती है। जैसे ही मौसम बदलता है खांसी जुकाम, सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड तो हो ही जाता है। तो फिर सबसे पहले तो वैक्सीन इसी चीज का बनना चाहिए, तो भैया इसका टीका बना दो। एड्स का तो चलो वो तो एक ऐसी डिजीज है जो है वो सभी व्यक्तियों में नहीं होती, वो तो लापरवाही से होती है, ठीक है। लेकिन ये वाला रोग तो लापरवाही से होता नहीं है, ये तो हो जाता है सामान्य जुकाम के लिए। ऐसे थोड़ी बोलते क्या हो गया तेरे को, सामान्य जुकाम कैसे हो गया भाई, क्या पता कब हो गया। सही बात है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि ऐसा रोग के लिए तो टीका बनाना सबसे जरूरी है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सामान्य जुकाम के भी कई विषाणु हैं जो ऐसा करते हैं, इसमें उत्परिवर्तन होता रहता है और कई ऐसे कम से कम 50-60 तरह के विषाणु होते हैं जिनको हम राइनो विषाणु कहते हैं। और ये राइनो वायरस जो होते हैं 50-60 तरह के हैं जो क्या करते हैं हमारे अंदर सामान्य जुकाम करते हैं। तो क्या 50-60 प्रकार के वैक्सीन ले लें और उसमें भी उत्परिवर्तन होने की क्षमता है? सही बात है, इसीलिए इनका वैक्सीन बनाना संभव अब तक नहीं है। क्लियर है ये बात सभी को? 1 साल बाद मर जाती, किसने बोला? कई साल बोला, 1 साल तो बोला ही नहीं बोला मैंने 1 साल, कई साल। हाँ कई साल है। देखो बच्चों इस बात को समझो, बचपन में आपके पैदा होते ही आपको टीबी का टीका लगाया गया था। किसका टीका? टीबी का। पता है उसको क्या बोलते हैं? BCG का टीका जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का, क्षय रोग जानते हो ना, उसका टीका आपके पैदा होते ही लगा दिया था। लेकिन क्या फिर भी वयस्क अवस्था में लोगों को टीबी होता है या नहीं होता? होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक तो रोग कारक थोड़ा बदल जाता है और दूसरा यहां पर हो गए साल बहुत ज्यादा, तो यहां पर बहुत ज्यादा साल हो गए, तो इस अवस्था के अंदर जो है वो स्मृति कोशिकाएं क्या हो जाती है? मर जाती हैं, इसलिए ये रोग हो जाता है। तो यहां पर तो 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए, उसके बाद किसी को टीबी हो गया, तो इतना जीवन काल, इतने समय में तो मर जाती है। लेकिन ये बात सही है कि आप अपने आप को बचा पाए वैक्सीन लेकर उस समय में जब आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर था। बचपन में स्मृति कोशिका हो और अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो तो उससे लड़ने में बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन एक 20-25 साल का युवक हो गया जिसका प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से विकसित हो गया है, अब उसके बाद उसमें स्मृति कोशिका ना भी होना तो भी उसका प्रतिरक्षा तंत्र ऐसा है कि वो उससे लड़ सकता है।
समझ गए? इसलिए अधिकांश वैक्सीन जो है वो कब दिए जाते हैं? बचपन में, क्योंकि उस समय हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? कमजोर होता है। उस समय हमें प्रतिरक्षा पीआई और एसआईआर जैसे रेस्पॉन्स की जरूरत होती है। आज भी है, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि आज हमारा प्रतिरक्षा तंत्र खुद अपने आप में पूरी तरह से विकसित है। ठीक है, नहीं वापस से वैक्सीन लगाना पड़ेगा ना, दोबारा कैसे आएंगी? हाँ लगवा सकते हैं वापस से वैक्सीन, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ ना, एक वयस्क अवस्था के अंदर टीका लगाकर प्रतिरक्षा तंत्र में होने वाले बदलाव लाना बड़ा मुश्किल काम है। बचपन में ये बदलाव लाना आसान काम है। आज अगर कोई वैक्सीन लगाएगी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना बचपन में रहता है। समझ गए इस बात को? मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि बचपन में स्विमिंग करना सिखाना आसान है, आज आपको स्विमिंग करना सिखाना मुश्किल है। उसी प्रकार से आज जो है वो एक आज की उम्र में आपको कार चलाना सिखाया जाए तो आसान है, और वहीं अगर आपको 40 साल की उम्र में अगर मेरे को कोई बोल दे कि कार चलाना सीखो तो वो मुश्किल है। ठीक है, मुझे तो आती है, लेकिन फिर भी अगर किसको ना आती हो इस उम्र में उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है ना? यस, चलिए बच्चों, तो अब लिखिएगा, एक तरफ लिखें PIR, एक तरफ लिखें SIR। बच्चों मैंने बहुत कुछ समझा दिया, समझ में आया क्या? भिड़ो, समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक तरफ लिखें PIR, एक तरफ लिखें SIR। PIR की फुल फॉर्म लिखें, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और दूसरी तरफ लिखें सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। लिखा है बच्चों? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, वैसे दूसरी तरफ क्या लिखें? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी तो लिख दोगे ना? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स लिख लिया? हिंदी में लिख दीजिए प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। PIR क्या है? प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। PIR में लिखें धीमी प्रतिक्रिया, धीमी प्रतिक्रिया। दूसरी तरफ लिखें तीव्र प्रतिक्रिया। लिखा? PIR में लिखें लैग अवस्था उपस्थित। लैग ही बोलते हैं हिंदी में, लैग ही तो बोलते हैं, या कोई और शब्द तो बता दो। लैग, लैग फेज, लैग अवस्था उपस्थित। इधर लिखें लैग अवस्था अनुपस्थित, लैग फेज एब्सेंट। ठीक है, यस। PIR में लिखें, PIR में लिखें निम्न तीव्रता, निम्न तीव्रता ब्रैकेट में लिखें एंटीबॉडी की सांद्रता कम। ये तीव्रता का मतलब यही है, यहां पर निम्न तीव्रता का मतलब क्या है कि एंटीबॉडी ज्यादा बनती है कम? एंटीबॉडी की सांद्रता कम। दूसरी तरफ लिखें उच्च तीव्रता, एंटीबॉडी की सांद्रता अधिक। एंटीबॉडी की सांद्रता अधिक। PIR में लिखें, PIR में लिखें IgM एंटीबॉडी बनती है। ये लिखा है बच्चों IgM, सुना कभी नाम? IgM एंटीबॉडी बनती है। क्या आपने कभी सुना है IgM सर्वप्रथम शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी? कभी ये नाम सुना है? शरीर में सबसे पहले एंटीबॉडी जो बनती है वो IgM होती है। कौन सी होती है, सुना है? कि तो अभी देखो ना, प्राथमिक प्रतिरक्षा में सबसे पहले तो बन रही है। ठीक है, क्या लिखा हमने? IgM एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनती है। दूसरी तरफ लिखेंगे
इधर SIR में लिखेंगे IgG एंटीबॉडी बनती है, IgG एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, यस। अगला पॉइंट लिखें, तो हमेशा प्राथमिक प्रत्यक्ष अनुक्रिया में कौन से प्रकार की एंटीबॉडी बनती है? IgM। और द्वितीयक में क्या बनती है? IgG। ये आगे आपको समझ में आ जाएगा, एंटीबॉडी पढ़ेंगे हम तो। एंटीबॉडी के प्रकार आपने सुने हैं ना बच्चों, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, सुने हैं बच्चों? तो तब वापस से इस बात को लिख लेंगे। अभी याद रखिएगा, जब भी रोग कारक शरीर में प्रवेश करेगा तो पहली बार कौन सी एंटीबॉडी बनाई जाती है? IgM। और जब वो दूसरी बार आता है उसी प्रकार का तो बनाई जाती है IgG। सही बात है। और बताइए दूसरी बार जो बनती है वो ज्यादा बनती है कि कम? ज्यादा। तो आपने यही पढ़ा होगा, शरीर में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी है? IgG। नहीं सुना? सुना है? 75% एंटीबॉडी अकेली IgG प्रकार की होती है। ठीक है, वही लिखवाया मैंने अभी आपको। ठीक है, यस। अगला पॉइंट लिखिएगा, PIR में लिखिएगा कमजोर प्रतिक्रिया, वीक, दुर्बल। और इधर लिखिएगा स्ट्रॉन्ग, क्या बोलेंगे? मजबूत। मजबूत तो सही नहीं लगेगा, मजबूत तो मेरे को आ गया था। प्रबल, हाँ प्रबल अच्छा है, लेकिन तुम तो स्ट्रॉन्ग लिख लो, ज्यादा सही है। स्ट्रॉन्ग, या फिर एक और नाम लिखना, बूस्टर। ये नाम सुना कभी? बूस्टर रेस्पॉन्स। क्या आपने कोविड के टाइम में भी बूस्टर डोज सुना था? अब देखो, कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, पहला लग गया, फिर बोला एक और लगेगा, फिर बोल दिया एक और लगेगा। तो क्या कर रहे हैं? प्रतिरक्षा तंत्र को हम बार बार कर रहे हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को बोल रहे हैं कि ये ले, पहले सबसे पहले ये एक बार तेरे शरीर में भेज दिया, अब इससे तू लड़। पहले बार में मरा हुआ भेज दिया, बोले ठीक है, मरे हुए से लड़ लिया, जीत गया। बोले ले, अब की बार कमजोर वाला भेज दिया, ले इससे लड़, कमजोर वाले से भी लड़के जीत गया। उसका बोले ले थोड़ा सा सही, कमजोर से थोड़ा सही, इससे लड़ ले। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग वाला भेज दिया, बोले कोविड हो गया, मर गया। स्ट्रॉन्ग वाला तो भेजना ही नहीं है। ठीक है, बस ऐसा धीरे धीरे प्रतिरक्षा तंत्र को सिखा रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना बच्चों? तो उस अवस्था के अंदर इसको बोलते हैं बूस्टर रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? तो एक लाइन लिखिएगा नीचे, खत्म हो गया डिफरेंस। एक लाइन नीचे लिखिएगा, लिखिएगा उच्च तीव्रता वाली विद्युत प्रतिरक्षा अनुक्रिया को, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया को कहा लिखा है? पूर्ववृत्तीय, हाँ, को पूर्ववृत्तीय उच्च तीव्रता वाली द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया को पूर्ववृत्तीय या एनामनेस्टिक अनुक्रिया, ये लिखा है बच्चे, ये लिखा, या एनामनेस्टिक अनुक्रिया कहा जाता है, जो प्रथम मुठभेड़ की स्मृति के आधार पर दी जाती है। सही बात है ना बच्चों? एनसीईआरटी बच्चे, मुठभेड़ एनसीईआरटी में लिखा है, जो प्रथम मुठभेड़ की स्मृति के आधार पर दी जाती है। तो ये एक तथ्य है, दिस इज एस्क्राइब टू द फैक्ट दैट वी हैव मेमोरी सेल्स ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। सही बात है, फर्स्ट एनकाउंटर की मेमोरी सेल्स के बेस पर ये दी जाती है, प्रथम मुठभेड़ की। अरे समझ गए सभी? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? अब उसके बाद जो बात आएगी वो ये आएगी कि हमें ये प्रदान कौन करता है, कौन है जो हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी दे रहा है? बताइए बच्चों, बी तथा टी लिम्फोसाइट। जानते हैं सभी? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बी तथा टी लिम्फोसाइट के